अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा शनाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी साहब, आज हम केमिकल फार्मूले की बात करेंगे। केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला ऐसे समझ लें कि क्योंकि अब केमिस्ट्री लोगों की एक दूसरे से मिल नहीं रही, अच्छा। इदारों की एक दूसरे से केमिस्ट्री मिल नहीं रही, तो कोई ना कोई सलूशन तो कहीं ना कहीं से आएगा ना। पहले तो ये होता था कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया जुडिशरी मिलकर खेला करते थे। अब जब आमने सामने हो तो फिर इसमें सालसी का किरदार अदा करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे आएगी, और इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी जो थोड़ा बहुत वजन रखती है जिनकी बात में, वो है नून लीग। नून लीग चाह रही है कि वो भी बात करें और फिर इस मामले में सदर को भी इन्वॉल्व कर लें। आप जानते होंगे कि वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर जो मुकर्रर हुए, जिनके हवाले से आपने पेशगोई की थी कि उन्हें कोई ना कोई ओहदा दे दिया जाएगा, वो है राना सनाउल्लाह साहब। तो ये है राना सनाउल्लाह फार्मूला। ये 6 जजेस के ख़त वाला मामला जिसको लेकर इतना बिगाड़ पैदा हुआ, इस फार्मूले से ये जिन बोतल में बंद हो जाएगा? नहीं, देखिए, सवाल ये है कि ये फार्मूला पेश क्यों किया जा रहा है। फिर ये कि इसके साथ will the genie be put back into the bottle। अच्छा, पेश क्यों किया जा रहा है? पेश क्यों किया जा रहा है? शायद सूरत हाल कोई ज़्यादा ही बिगड़ गई, जैसे आपने हाँ, बिल्कुल बिगड़ी है। आपने मायूसी का इजहार किया था। बिल्कुल बिगड़ी है और मायूसी का इजहार करना जायज़ है। अब सवाल ये है कि एक दिन एक अखबार में एक मजमून आता है, एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट जिनके तल्लकात हर जगह पे हैं, वो ये लिखते हैं कि जी बड़े अफसोस की बात है कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इतना दबाव आ रहा है फ्रॉम द जुडिशरी, और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट चुप हैं। वो क्यों नहीं मसले को हल करते? वो क्यों चुप हैं? अच्छा, क्योंकि दोनों इदारे जो हैं बड़े अहम इदारे हैं रियासत के, आपस में लड़ाई हो रही है, तो फिर सदर साहब और प्राइम मिनिस्टर को रोल अदा करें। ये क्या बात हुई कि इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ दिया आपने, और वो जज हजरात लगे हुए हैं, तो इसमें तो बहुत नुकसान हो जाएंगे। अच्छा। तो आप दोनों को भी तो चाहिए कोई पॉजिटिव रोल अदा करें। अच्छा, उसके बाद फिर राणा साहब का ये बयान आता है, ठीक, कि जी और कोई हल ही नहीं है सिवाय इसके कि हम लोग बैठ के इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के दरमियान कोई समझौता कराएं, कुछ मुखमुखा कराएं, कुछ ब्रिजेस बिल्ड करें, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करें। तो इसकी नौबत क्यों आई है? ये पहले भी तो जुडिशरी जो है वो हुकूमतों के ख़िलाफ़ जाती रही है जी। तो क्या उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट ने कोई रोल अदा किया कि जुडिशरी को रोका जाए? इनफैक्ट माजी में तो इस्टेब्लिशमेंट, जो माजी की इस्टेब्लिशमेंट थी, वो तो जजेस को उकसा के सियासतदानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करवा देती थी, एज अ टूल इस्तेमाल होती थी, टूल इस्तेमाल होती थी। तो अब मसला ये बना, मैं आपको बताऊँ क्यों ये बातें शुरू हो गई हैं। जो सियासी हुकूमत है, जाहिर है वो प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर एक ही अलायंस का हिस्सा है, तो दो अलग तो है नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग, दे टुगेदर इन दिस। और जो एक्चुअल डील हुई है वो बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड नून लीग एक तरफ, और एस्टेब्लिशमेंट दूसरी तरफ, डील तो ये हुई है। मगर दोनों पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग ये फील कर रहे हैं, ये मैं अब आपको तज्ज़िया अपना दे रहा हूँ। अच्छा। वो ये फील करते हैं, मेरा ख्याल है कि आपने हमें हॉट सीट पे बैठा तो दिया, मगर हॉट सीट तो बहुत ही हॉट है, इतनी हॉट है कि हम तो पता नहीं इलेक्शन आएगी, अवाम तो हमें जूतियाँ मारेगी। ऑलरेडी अगर अवाम को मौका मिल जाए तो जूतियाँ मारने के लिए तैयार है वो। अच्छा। और हमसे आप ये काम करवा रहे हैं। हाँ। हमें तो कोई मज़ा नहीं आ रहा। हाँ। ठीक है, हम पावर में आ गए हैं, मज़ा तो कोई नहीं आ रहा। हम तो अपनी सिफारिशें भी पूरी नहीं करवा सकते। हमारे पास लोग आते हैं जिसकी वजह से हम सियासतदान हैं कि हम लोगों के काम करते हैं, फिर लोगों से वोट दिलवाते हैं, फिर हम दफ्तर ऑफिस में आते हैं, फिर ऑफिस में आके हम छोटी मोटी इधर उधर की चीज़ें भी करते हैं, अपना रोज़मर्रा की चाय पानी का भी इंतज़ाम होता है। तो आपने तो सारा बंद कर दिया, पावर आपने सारी ले ली, जिम्मेदारी सारी हमारे पे ठोक दी। ये मैं कब से कह रहा हूँ। तो अब ये थोड़ी सी हलचल हो रही है शुरू दोनों पार्टीज के अंदर। अच्छा। कि जी ये क्या बात हुई कि पावर सारा आपके पास, कौन यहाँ लगेगा, कौन वहाँ लगेगा, हर चीज़ करने से पहले हमें आपको पूछना पड़ता है, हर चीज़। तो आप क्या करते हैं हमें बचाने के लिए? आप कोई कुछ करते हैं कार्रवाई कि हमें गाली ना पड़े? अच्छा। आप तो चुप करके बैठे रहते हैं पीछे,
वो ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट ये वो वगैरह वो तो अपनी जगह पे है, मगर एट द एंड ऑफ द डे यू आर द नेशनल इंटरेस्ट ना। तो अब इस बंदे को यहाँ लगाएं, नहीं पहले हमसे क्लियरेंस ले, वो काम है ऐसे ना करें ऐसे करें। और फिर जब ब्लो बैक आती है सीधी हमारे पे आती है, हमें गाली पड़ती है, हमारा वोट जाता है और आपको तो कोई कहने वाला कुछ नहीं। तो अब आपका और जुडिशरी का एक मामला शुरू हो गया, तो असी चुप करके बैठे देखने पे हूँ पता लग गया साढ़े नाल की होता है। जब आप हमें डिफेंड नहीं करते तो हमारे साथ क्या होता है। तो अब आपको पता लग रहा है कि आपके साथ हो रहा है और हम आपको नहीं डिफेंड कर रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये अब प्रेशर आया है वहाँ से, अच्छा, कि जी आप डिफेंड करें हमें, मसला हल करें, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा, तो अब अगेन इन बेचारों के पास क्या चारा है? क्या चारा है? कोई चारा नहीं, दे हैव टू ओबे ऑर्डर्स। अगर ऑर्डर्स नहीं ओबे करते तो इनका जो वो फ्रांसीसी का लफ्ज़ है रेज़ों दैट्स ए रीज़न टू बी, तो फिर इनकी मौजूदगी का क्या फ़ायदा, किसको फ़ायदा? अच्छा, तो ये रेफरी का रोल प्ले करने जा रहे हैं। तो ये अब वो कह रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि ओए उठो, खड़े होकर सब डिफेंड करो। अच्छा, हम खुद तो नहीं कर सकते ना, जाहिर है, हम तो खुफिया है ना, मगर हमें तो डिफेंड करें आप, और यू ओ इट टू अस, हम आपको लाएं। तो वो जवाब आंदा कि लो जी तुसी बड़ा वड्डा सानू फेवर कीता है, तुसी ते इमरान नू भी तुसी ले आए सो तो साडी ठुकाई कीती सी तुसी उदों, तो हुण तुसी फसे सो तो सानू तुसी ले आए हो। तो थोड़ा अरसा तो उन्होंने देख लिया ना, एंजॉय कर लिया। मतलब एक दूसरे के खिलाफ कहने को बहुत कुछ है, मगर दोनों जो हैं वो खौफजदा हैं एक ही पार्टी से, एक ही शख्स से, इसलिए वो बैठे हुए इकट्ठे। और जैसे आपने प्रॉब्लम्स हैं वो उनके ना कौड़ा कुट कर लिया है, ठीक है ना, तो कौड़ा कुट करके बैठे इस्टेब्लिशमेंट भी, तो नून लीग भी, तो पीपल्स पार्टी बहुत कम, बिकॉज वो तो इस वक्त अच्छी पोजीशंस ले ली उन्होंने, जिम्मेदारी कोई नहीं है, वो तो जब पूरी काबीना में आएंगे तो फिर देखी जाएगी बात। मगर इस किस्म की सिचुएशन बनी हुई है, तो ये कहा गया है कि हमें डिफेंड करें। अच्छा, अब राणा साहब का जो तजवीज़ है उसमें ये वो चाह रहे हैं कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो खुद जुडिशरी के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते, मगर प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट, और पहले भी प्रेसिडेंसी के अंदर आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की मुलाकातें तारीख में हुई हैं। हाँ, आरिफ अलवी साहब भी तो कोशिश करते हैं, आरिफ अलवी साहब ने भी की, मगर आरिफ अलवी साहब एक सियासी जमात के लिए करते रहे। अच्छा, और ये रियासत के लिए होगा? ये अब रियासत के लिए फर्क है, वेल डन, क्योंकि तो रियासत के इदारे हैं, वो एक सियासी जमात के लिए उसको बेल आउट करना है, इसलिए उनकी कोई अहमियत नहीं थी। इस प्रपोजल की अहमियत है कि देखिए ये दो इदारे जो इनको लड़ना नहीं चाहिए, और प्रेसिडेंट साहब तुसी मेहरबानी करो तो चीफ ने भी बुलाओ चाहते तो चीफ जस्टिस ने भी बुलाओ, और दोनों ने कहो कि यार एक नू कहो कि यार तुसी लोग मेहरबानी करके इतना ओब्वियसली इंटरवेंशंस ना किया करें। अच्छा। इस वक्त बड़ी सेंसिटिविटी हुई हुई है, आवाम भी बड़ी खिलाफ हुई हुई है, और तो अपने कमांडर्स, स्टेशन कमांडर्स वगैरह को हाथ हौली रखो यार, थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा जा ना करो इस तरह, जजेस भी थोड़े जे मूड खराब है इनका। उधर चीफ जस्टिस कहे कि सर जी तुसी की करदे पे हो, तुसी अपने लोगों को नहीं कंट्रोल कर सकते, इस तरह की गल्लां शुरू हो गई हैं तो फिर और भी बड़ी चीज़ें हो जाएंगी। फिर आपका ख्याल है बाकी लोग चुप रहेंगे, आपका ख्याल है कि इस हमाम में कौन कौन नंगा और कौन कौन नंगा नहीं है, तो फिर ये बातें चलेगी और फिर फेक न्यूज़ बनेगी, फिर प्रोपेगेंडा होगा, आप भी बदनाम होंगे, बदनाम होगी, सारी रियासत जो है बदनाम हो जाएगी। आप अपने जजेस को कहें कि ठीक है आई एम लुकिंग इनटू इट, पीछे हटें। अच्छा। थोड़ी ये बयानबाजी बंद करें और ये कंटेम्प्ट करना और ये करना बंद करें, और इधर कहें कि आप भी समझाएं अपने लोगों को कि अब कोई ज़रूरत नहीं अदालतों में जाना, जजेस के घर जाना, कोई ज़रूरत नहीं मीडिया को इस तरीके की ब्रीफिंग्स देना, थोड़ा सा पीछे हटें, बिकॉज ये इट्स गेटिंग थोड़ा सा समझाएं दोनों को। अच्छा, तो इज़ द आइडिया कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दिस इज़ नॉट इन एनीबडीज इंटरेस्ट। उसकी वजह एक ही आयशा, एट द एंड ऑफ द डे जुडिशरी का जो ऑर्डर है ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट हैव टू ओबे इट, है ना, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई इंस्टीट्यूशन ओबे नहीं करती तो दैट मीन्स दे आर नॉट ओबेइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका ये मतलब है फिर वो जो इल्ज़ाम लगता है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कि आप तो कॉन्स्टिट्यूशन के पीस ऑफ पेपर समझते हैं जिसको फाड़ के पता नहीं कितनी दफ़ा पहले भी आपने फेंका है, तो अगर ये ऐसी बात है तो ये तो हम उड़ जाएंगे, सारी दुनिया हमें छोड़ जाएगी। हम तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के ऊपर हमारी थोड़ी बहुत जो रिस्पेक्ट रह गई है वो यही है कि वी आर अ डेमोक्रेसी और ट्राइंग टू बी अ डेमोक्रेसी।
और अब वो ज़माने गए कि जबकि बैरूनी मुल्क जो थे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात करना चाहते थे, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट उनके मकासद पूरे करती थी। अब तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बिकॉज उनके यहाँ को मकासद लंबे चौड़े रहे नहीं, इसलिए उन्होंने तो फिर एक उनका मकसद रह गया, वो है न्यूक्लियर प्रोग्राम, और वो आपके कंट्रोल में है, एस्टेब्लिशमेंट साहब आपके कंट्रोल में है। अच्छा। और अगर आपकी बदनामी जो सूट करती है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, क्योंकि अगर आप बदनाम होते हैं तो आपका कंट्रोल ओवर न्यूक्लियर प्रोग्राम वो स्लिप करता है, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास बहुत से हथियार हैं, और एक सबसे बड़ा हथियार यही है कॉन्स्टिट्यूशन। यू आर नॉट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप फिर मार्शल लॉ लगा देंगे, इमरजेंसी लगवा देंगे, ये स्ट्राइक डाउन हो जाएंगे, ये जुडिशरी नहीं रुकेगी। अच्छा। और इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको नहीं सपोर्ट करेगी। सपोर्ट उसने उस वक्त किया था जब उन्हें अफगानिस्तान में आपकी ज़रूरत थी, सोवियत यूनियन के खिलाफ आपकी ज़रूरत है। अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं। अब आप तो उनके पास भीख मांगने जाते हैं और आपको टाइट देखे कितना करते हैं। पहले आप भीख क्या मांगते थे, खुद आके पैसे छोड़ देते। ये बातें आसिफ अली जरदारी साहब कर सकेंगे? मुझे हैरत है वैसे ये बातें आसिफ अली जरदारी साहब कर सकेंगे जो आप कर रहे हैं? नहीं, वो ऐसे तो नहीं, वो जरदारी साहब तो बड़े प्यार के साथ समझाएंगे। मीठा मीठा, हाँ, और क्या एक्चुअली सबको पता है, इश्यू सबको पता है। मैं तो जाहिर है मैंने तो प्रोग्राम बनाना है, तो मैंने थोड़े डिटेल में जाना। मैं एक्चुअली ये जानना चाह रही थी आपसे कि इस तरह से आप चीज़ों को आर्जी तौर पर दबाएंगे नहीं, ऐसा नहीं कि आप उन्हें अंडर द कारपेट धकेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी तो ये केस चल रहा है ना, ज़्यादा बेहतर ना होता कि ये 6 जजेस के ख़त का मामला वहाँ ही तय होता और सबको नकेल डाली जाती, बुला के कुछ रेड लाइंस तय की जाती? वो उम्मीद यही थी सबकी कि चीफ जस्टिस साहब कंट्रोल कर लेंगे, मगर वो जो हालात है ना सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस साहब तो अभी एक बहुत ख़तरनाक तूफ़ान से निकले हैं जी। फिर एक निकलते साथ ही जब इंस्टॉल हुए तो एक और तूफ़ान आ गया, इमरान खान वाली पार्टी का सिंबल वाला, और वो तूफ़ान ऐसा तूफ़ान आया कि हिला दिया सबको। चीफ जस्टिस साहब भी हिल गए। अब वो भी अपनी प्लेस को रिस्टोर करना चाह रहे हैं, और वैसे हमें पता है कि जजेस जो हैं वो डिवाइडेड हैं। 7-8 तो बिल्कुल ही आपको पता ही इधर है, टिल्टेड है बिल्कुल, वो तो सबको पता है। इसीलिए आप देखें जो इम्पोर्टेंट बेंचेस होते हैं उन पे आजकल उनको नहीं लगाया जा रहा, जैसे कि बंदियाल साहब के ज़माने में और साकिब निसार साहब के ज़माने में यही होता था कि टिल्टेड वाले जो थे वही बेंचेस में बैठते थे। एक ज़माना था कि 3 ही जजेस सारा पाकिस्तान का फ्यूचर, हर बेंच पे बैठते थे, बंदियाल साहब और 2 साहब और। तो मतलब है कि इस किस्म की भी चीज़ें हुई हैं ना। तो अब इनका ये ख्याल था कि चीफ जस्टिस साहब जो अब हैं ये संभाल लेंगे। अच्छा। मगर हुआ ये कि उनकी अपना बड़े प्रॉब्लम्स हैं, और उनके अपनी ज़ाती तौर पे भी कुछ लोग उनको अंदर नहीं पसंद करते, कुछ लोगों के साथ उनके टेंशन्स हैं। आप याद रहे कि जब ये नंबर 2 पे थे और अभी बने नहीं थे तो ये ठीक ठाक खत लिखते थे बंदियाल साहब को, और जिसके अंदर ठीक ठाक इल्ज़ाम लगते थे इनके ऊपर भी, उनके दोस्तों के ऊपर। उनमें से एक आध तो रह गया ना अभी। बंदियाल साहब चले गए, एक साहब और रिजाइन करके चले गए, एक आध तो रह गए अभी। एजाजुल हसन भी और फिर इसके पीछे पूरी लाइन लगी हुई है वो जजेस की जिनको बंदियाल साहब धक्का लगा के लेके आए थे। वो आए तो सुप्रीम कोर्ट आउट ऑफ टर्न जो कुछ सब कुछ किया उन्होंने अपनी बेंच अपनी पोजीशन को तकड़ा करने के लिए। ठीक है, तो वो भी तो है, 7-8 तो वो है। तो इन हालात के होते हुए जरदारी साहब चीफ जस्टिस को बुलाएंगे और उन्हें ऐसे कहेंगे तो वो अपनी रिट, अब वो रिट जो है वो अब चीफ जस्टिस साहब पे डिपेंड करता है। मगर वहाँ हो ये रहा है, जो असली बात प्रॉब्लम है कि वो जो 7-8 हैं जो कि पहले दिन से खिलाफ थे, उनका तो मेंशन ही नहीं हो रहा आजकल। आजकल जिनका मेंशन हो रहा है वो लोग हैं जो एक ज़माने में चीफ जस्टिस के साथ खड़े थे, क्योंकि जब समझते थे हम कि चीफ जस्टिस इंडिपेंडेंट है। तो अतर मिनुल्ला, बाबर सत्तार वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब जो हैं दे सपोज्ड टू बी इंडिपेंडेंट, इसीलिए तो दे सपोर्टेड द चीफ जस्टिस ड्यूरिंग हिज ट्रायल। ठीक है ना। अब वो कहते हैं कि यार तेनू असी सपोर्ट किया बिकॉज यू आर फेयर। अभी हम तो वही हमारा मौकफ है, वी नीड टू बी इंडिपेंडेंट एंड फेयर। तो हुआ क्या, ये हो गए इंडिपेंडेंट एंड फेयर, विच मीन्स कि आजकल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो पहले वाले तो पहले ही खिलाफ बैठे हुए अपने, वो सियासी रीजंस की वजह से या और रीजंस की वजह से या अपने दिल की बढ़ास नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की सिचुएशन हुई हुई है। काजी फायज़ इज़ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इसीलिए मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि एक आध ऐसा केस है यही जिसका आपने जिक्र किया, अभी हम डिस्कस करेंगे कि जिसमें 3 मेंबर बेंच बनाया उन्होंने कंटेम्प्ट वाला, वो खुद आ गए उसके अंदर, आ गए ना, वो खुद आ गए इसीलिए ताकि इसको कंट्रोल कर लिया जाए। उसे पता है इस बात का कि अगर कंटेम्प्ट के ऊपर उन्होंने किसी को सजा दे दी, और 1-2 जजेस बड़े गर्मी खाई हुई उन्होंने, ऐसी है ना, और करो, तो ये खुद आ गए हैं ताकि इसको मॉडरेट कर लिया जाए, कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि पैगाम भी चला जाए
और कोई सज़ा भी ना देनी पड़े। अगर सज़ा दे दी तो ये ना हो कि आजकल के माहौल के अंदर एक सज़ा देते हैं तो 4 और खड़े हो जाते हैं कहने के लिए कि जी ऐसी भी तैयार हैं, हाँ, करो सानू, तो ये और ही ना गले पड़ जाए। ठीक है, तो इसलिए ही इज ट्राइंग इज बेस्ट। मगर बात यह है कि वादे लंबे चौड़े पहले हुए हुए हैं, एक इम्प्रेशन बना हुआ है ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रेवरी, फेयरसम वगैरह वगैरह। एक ज़माने में काजी फायजी साहब सपोज्ड टू बी एंटी एस्टैब्लिशमेंट जज, अब चीफ जस्टिस बन गए हैं। एस्टैब्लिशमेंट जो है अप्रोचिंग हिम वाया द प्रेसिडेंट। ये प्रपोजल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आई है ना कि यार तुम चुप करके क्यों बैठे हुए, हाँ, करो कुछ। ठीक है, तो इस तरह से सीज फायर आसिफ अली जरदारी साहब के जिम्मे होगा कि वो बिठाएं इनको, वरना पहले तो एस्टैब्लिशमेंट बिठा के लोगों को तस्फिया करवाती थी ना, जिनको बिठाती थी वो बैठने के लिए तैयार नहीं। हाँ, तो अब आसिफ अली जरदारी साहब के जिम्मे ये काम लग गया। अच्छा, ये आईनी तौर पे वैसे ये इजाजत है? ये हाँ बिल्कुल है, नॉट ओनली इजाजत, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ओके, एक तरफ वो रोल है, एक तरफ ही इज द हेड ऑफ the state, हाँ, head of state, तो including government, including opposition, including parliament, तो इसलिए he is the only person जिसका office is supposed to play a role in such matters. Okay, ठीक है, चले, हो गया ये वाजे, ये फार्मूला आया क्यों और इस फार्मूले से आपने जाना बहुत अहम केस जो लगा है समात के लिए, 21 मई को उसकी समात होने जा रही है, लेकिन इससे पहले उसका क्या बन पाया और क्या अब बनेगा, ब्रेक के बाद आके बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बार फिर तशवीश की लहर दौड़ चुकी है और इस बात का उन्होंने इजहार भी किया है कि एक केस जो कि इतने अरसे तक दबा रहा, 1 साल हो चुका है, पिछले साल 10 मई को उस केस में जो 3 रुकनी बेंच था उसमें से 2 जजेस का फैसला जो था वो वेबसाइट पर अपलोड किया गया था और कुछ मिनट के अंदर अंदर उतार लिया गया था। एवरीवन नोज मुबैना बेटी छुपाने का ये केस है जो इस्लामाबाद हाई था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये तशवीश है कि नए सिरे से इसे समात के लिए जो मुकर्रर किया गया है ये बानी PTI को नाहक जेल में रखने का मंसूबा है और अब एक नए मुकदमे से उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। उन्होंने एक बार फिर रिलेट किया ऐसे जजेस पर जो प्रेशर है उससे कि जजेस पर दबाव के इंकिशाफ के बाद कार्रवाई आगे बढ़ाने का कोई कानूनी और अखलाकी जवाब बाकी नहीं। अच्छा सेठी साहब, इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो चुका है ये 6 जजेस के खत के बाद, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 में से 6 जजेस ने खत लिख दिया था। मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था कि आइंदा अगर केसेस लगे और बेंचेस बने तो एतराज़ उठ सकता है। वो एतराज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा रही है बजाय इसके कि हुकूमत किसी मुकदमे में उठाए। अब इसमें जो 3 जजेस हैं, तारिक महमूद जहांगीरी साहब इसकी सरबराही करेंगे, अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ भी इस लार्जर बेंच का हिस्सा 21 मई को ये समात करने जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि पिछले साल जो केस था उसका क्या बना, मेंटेनेबिलिटी के हवाले से हमें पता नहीं चला कि बात कहाँ गई, तो अब ये बेंच कहाँ से किस्से को शुरू करेगा, नए सिरे से? देखिए, थोड़ी सी तारीख बयान करना ज़रूरी है। 2018 में जब इलेक्शन होने जा रही थी तो एक पिटिशनर ने ये कहा कि खान साहब ने डिक्लेयर नहीं किया अपने नॉमिनेशन पेपर्स में कि उनकी एक बेटी है, उसको डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने, क्योंकि सब डिक्लेयर करना पड़ता है कौन बेटा है कौन बेटी है। जी जी। तो वो केस 1 साल पड़ा रहा। 2019 में उसने फिर एक डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन आई, अच्छा, कि जी इसको सुना जाए। और तो उस वक़्त जस्टिस अतर मिनुल्लाह जिनके आगे वो आई और सीता वाइट की केस था, उनकी बेटी टिरियन, और इल्ज़ाम ये था कि टिरियन इमरान खान की बेटी है, बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक। अच्छा, तो इसमें 2 इश्यूज़ बनते थे मगर इशू एक बनाया गया। 2 इश्यूज़ कौन से बनते एक इशू ये बनाया गया कि आपने डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। दूसरा इशू जो बनता था, बनाया नहीं गया, वो ये था कि अगर ये सही है कि आपकी बेटी है तो आप तो शादीशुदा नहीं थे, तो अगर आप शादीशुदा नहीं थे तो आपने कैसे ये काम किया, उस कानून के मुताबिक ये जिना बनता। तो वो जिना का केस नहीं बनाया। अच्छा। केस जो बनाया था वो बनाया था बेटी छुपाने का, बेटी छुपाने का। तो अतर मिनुल्लाह साहब ने वो जो जजमेंट थी, मुझे याद है आज तक वो जजमेंट, मैं थोड़ा हैरान भी था कि भाई उन्होंने बेसिकली ये कहा कि ये ज़ाती मामलात जो हैं ये हमारे आगे मत लाया करें। और फिर उन्होंने कुछ शायद कुरान की आयतें कि ऐबों पर पर्दा पोशी करनी चाहिए, कि ऐसी चीज़ हो तो पर्दा पोशी करनी चाहिए। जी। तो मैंने दिल में सोचा वाह वाह, मतलब है हर चीज़ से ऐसी पर्दा पोशी करिए। हर किस्म की जो हम ज़ाती तौर पे गुनाह करते हैं उसके ऊपर पर्दे ही डालने चाहिए, क्योंकि दुनिया में ये असूल नहीं है कहीं भी। दुनिया में असूल ये है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर उसकी कोई ज़ाती इशू नहीं होता, हर इशू पब्लिक होता है। आपको पता है
वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में हैविंग सेक्सुअल रिलेशंस आउटसाइड मैरिज इज नॉट अ क्राइम, मगर मॉरली इट इज सीन टू बी अ क्राइम। ओके, मॉरली तो जैसे बिल क्लिंटन एंड मोनिका लेविंस्की वो गए अपनी सदारत से, जी, उनके ऊपर बन गया था कि प्रेसिडेंट शुड नॉट डू सच थिंग्स, ठीक, मगर क्राइम इट वाज नॉट अ क्राइम। बट उन्होंने झूठ भी बोला था ना, तो वो सेकंड इशू बन गया ना, झूठ बोलना सेकंड इशू बना। इशू पहला ये था कि अगर वो तस्लीम कर भी लेते, अब इलेक्शन से पहले वहाँ अमेरिका में या यूके में अगर पता चल जाए कि फलाने का एक अफेयर हो रहा है जी, और अफेयर का मतलब ये होता है कि आप आउटसाइड मैरिज कर रहे हैं, तो वो आवाम जो है वो समझती है कि ठीक है हम तो कर सकते हैं, हम तो पब्लिक ऑफिस नहीं कर रहे हैं, मगर पब्लिक ऑफिसर जो है उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, मगर कानून नहीं रोकता। तो वहाँ तो बहुत बड़ा इशू है कि देयर इज नो सच थिंग। इसीलिए मीडिया जो है वहाँ का वो सारा वक्त सेक्स की स्टोरीज लगती रहती हैं कि फलाने ने ये कर लिया फलाने के साथ और फलाने ने ये कर लिया। तो वो मॉरल इशू होता है, इट्स नॉट ए क्रिमिनल इशू। हमारे कानून के अंदर इट्स अ क्रिमिनल इशू। अच्छा, तो खैर वो क्रिमिनल डायमेंशन नहीं टेक अप किया गया, ठीक है, और ये कहा गया कि ये ज़ाती मामला उन्होंने नहीं डिक्लेयर किया, तानू की फर्क पैदा है ना से। तो मैं समझता हूँ ना वो जो फैसला था मेरे मुताबिक वो ना कानूनी था ना मॉरल था, वो दोनों ना इधर का था ना उधर का था। कि अगर नहीं डिक्लेयर किया तो फिर इशू बनता है कि अगर वो आपकी बेटी है तो आपको डिक्लेयर करना चाहिए था, और कैसे प्रूव होगा कि आपकी बेटी है या नहीं बेटी, उसके लिए वेज ऑफ प्रूविंग इट। तो वो प्राइवेट मैटर नहीं है, इट बिकम्स अ पब्लिक मैटर। चाहिए ये था कि अगर ऐसी चीज़ थी तो अदालत को चाहिए था कहना पिटिशनर को कि आप कैसे कहते हैं कि शी इज हिज डॉटर, कोई एविडेंस है तो लेके आए, अगर एविडेंस नहीं है तो उन्होंने फिर कुछ नहीं छुपाया। तो मगर ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि तो गल्ला ही नहीं करनी चाहिए, चलो बाहर निकलो। तो मैं उसी वक्त भी मैं हैरान हुआ था कि अतर मिर्ज़ा ने ये जो लाइन ली है ये सस्टेनेबल नहीं है, आगे भी जाके ऐसे केसेस बन सकते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, किसी और के खिलाफ कहेंगे जी ये प्राइवेट मैटर है। प्राइवेट मैटर नहीं होता, जहाँ कानून आ जाए वहाँ प्राइवेट मैटर नहीं होता। तो फिर ये प्राइवेट मैटर होता तो जिना ऑर्डिनेंस ही ना होता, हुदूद ऑर्डिनेंस ही ना होते, प्राइवेट मैटर है वो तो सारा कुछ ही प्राइवेट लाइफ के साथ है। बिल्कुल, आपने मिसाल बनना तो मैं अब वो हुआ ये कि वो तो खत्म होगी बात, मगर अब ये बात फिर बाहर आ गई है। अब फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन की बात जो है वो एक नया पिटिशनर बन गया, कोई आ गया है, क्योंकि उस वक्त वो उन्होंने कहा था ये मेंटेनेबल नहीं, फेंक दिया था। मोहम्मद साजिद नामी शहरी आए थे, पहले तो हाफिज एहतशाम थे, फिर मोहम्मद साजिद। अब क्योंकि अब आया इशू कि ये पिटिशन मेंटेनेबल है या नहीं है, ठीक, पहले तो उन्होंने कहा छोड़ दो, अब डिस्कस ही नहीं करना, फजूल बात है, ये मेंटेनेबल ही नहीं है, ख़त्म। अब फिर आ गया जी मेंटेनेबल है या नहीं है। तो उसके अंदर जो अभी लेटेस्ट पोजीशन जो आई है वो यही आई है कि जी 2 जजेस तीन का बेंच बना, 2 जजेस ने कोई फैसला किया कि ये इसको नहीं मेंटेनेबल ही नहीं है, ये पिटिशन बाहर निकालो इसको। चीफ जस्टिस साहब का क्या राय थी जी, वो राय सामने नहीं आई और इन्होंने अपनी जजमेंट्स जो है वो वेबसाइट पे लगवा दी। ठीक, जाहिर है कि लगवाई हैं, ऐसे तो नहीं लगती ना। तो अब सवाल ये बना कि क्या दो जजेस विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वे चीफ जस्टिस, क्या उनकी राय जो है वो जजमेंट बनती है कि नहीं बनती। अब ये इशू बन गया और मेरा ख्याल है जो फैसला ये हुआ है हम नया बेंच बनाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और हम ये नया बेंच बना के वी विल लुक इनटू इट एंड चीफ जस्टिस खुद बैठे और 2 नए जजेस ले लें, उनमें से एक पुराना ले लें पाएँ और इसको सबसे फिर से री एग्जामिन किया जाए। ठीक है, तो ये इस किस्म की चीज़ अब बनी है। मैं समझता हूँ ये उसी वक्त हल हो सकता था, मगर क्योंकि इतना सख्त प्रेशर था उस वक्त, पूरा एक इमरान प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उस इमरान प्रोजेक्ट को कैसे डीरेल किया जा सकता था इस किस्म की चीज़ के साथ। और अभी भी मैं समझता हूँ कि ये तो 1 सेकंड की गेम है ये। अच्छा, क्योंकि एविडेंस तो पड़ी हुई है ना कैलिफोर्निया में और यहाँ भी लोगों के पास पूरी एविडेंस। लेकिन उस एफिडेविट में तो सिर्फ कस्टडी की बात है ना, और ये नहीं है कि ये उनके वालिद हैं। ये तो आप कह रहे हैं ना। तो जो वहाँ का कानून के मुताबिक अगर कस्टडी का इशू था तो क्या बयान हुए वो कॉन्फिडेंशियल रहा है ना। तो जब ये बात आएगी तो फिर निकलेगी, कैनवस बहुत वसी हो जाएगा, तो फिर निकाले ना, तो क्लियर करें। चले देखते हैं, कस्टडी का इशू था, सेक्स आउटसाइड मैरिज का इशू नहीं था और वो मेरी बेटी नहीं है, उसका डीएनए जो है मेरा नहीं है। मगर वहाँ तो ये इशू बना ना कि डीएनए चेक करें। जी। जब डीएनए चेक किया तो एस्टैब्लिश हो गया कि खान साहब का डीएनए और बेटी का डीएनए इज द सेम।
अच्छा। तो ये भी तो एक इशू बना हुआ है ना। तो जो लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं खान साहब के, वो तो डीएनए ले लेके फिर रहे हैं ना। अच्छा। क्योंकि वहाँ कस्टडी वाली बात अलग थी और डीएनए वाली बात अलग थी। अच्छा। तो बहरहाल आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स। आई थिंक ये मेरा काम नहीं है ना आपका कोर्ट का काम है ये। अब कोर्ट अगर इसको देखता है तो कोर्ट दो चीजें कर सकता है, या तो ये कहे कि हम नहीं सुनना चाहते, जिस किस्म का मूड है उनका, खान साहब को बचाना है एट एवरी कॉस्ट। दूसरा ये है कि मंगवा ले रिकॉर्ड वहां से, देख लें क्या है क्या नहीं है, और उधर कोई लूप होल मिलती है तो खान साहब के हक में दे दे। अच्छा। मगर देखिए सारी दुनिया इस चीज़ को एक्नॉलेज करती है, मगर दैट्स नॉट गुड इनफ। तो डीएनए एविडेंस है वहाँ। फिर ये है कि आप यहाँ कोई खड़ा होकर कहेगा हम तो इस्लाम में डीएनए मानते नहीं है, हम तो ये नहीं मानते, हम तो वो नहीं मानते, तो ये फिर बात चलेगी आगे। हाँ, ये भी कहा गया है अदालती फैसलों में कि मर्जी के बगैर डीएनए नहीं करवाया जा सकता। इतने अरसे से केस चल रहा है तो वो किसी मंतकी ने नहीं पहुंचा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसे वंस एंड फॉर ऑल क्या तय कर पाएगी या नहीं। मगर और इशू है जी, जो इशू छोड़ गया हूँ मैं पीछे, इशारा करके आपने भी नहीं उठाया। क्या, कौन सा? वो जिना का इशू है। जी जी, अच्छा। वो ये नहीं, डीएनए का इशू नहीं है। हाँ, डीएनए का इशू नहीं है। वो तो आपने जाती जिंदगी और जाती अमाल, तो वो तो कानून बड़ा क्लियर है कि अगर आपकी आप शादीशुदा नहीं है और आप कोई सेक्सुअल शादी के बगैर जिनसी ताल्लुक रखना इस्लाम में ममनू है, जाहिर है, संसारी है, उसकी पूरी पनिशमेंट है जी, संसारी पूरी, उसके लिए पूरा कानून है, हदूद और शरिया, और वो हमारा कानून का हिस्सा है। तो फिर उधर अगर आप जाएंगे तो और भी मसले बन जाएंगे। हाँ। तो उधर कुछ जाने के लिए सब डरते हैं, उधर जाने के लिए। अच्छा, वैसे सिट साहब ये बार बार केस उठता रहा, तो कभी हद तक इज्जत का दावा किया है इमरान खान साहब ने इस मामले को लेकर किसी पे? आपकी इत्तला में नहीं किया। अच्छा, नहीं किया, ओके, बस अब ठीक है। अब वो एक्चुअली मैं जो अगला मामला आपसे डिस्कस करना चाह रही थी वो हद तक इज़्ज़त के कानून का ही है, जिस मामले को लेकर पंजाब में बहुत बहस हो रही है और इतवार तक तो इस पे तजावीज़ मांगी गई हैं स्टेक होल्डर से, लेकिन उससे पहले मुशावरत नहीं की गई जब ये मुसवदा मंजूर किया गया। इसकी वजह क्या बनी और इसकी तफसीलात क्या, ब्रेक के बाद आके जानते हैं। वेलकम बैक टू द शो। सिट साहब, पंजाब गवर्नमेंट ने जो हद तक इज़्ज़त कानून बिल 2024 जो पेश किया, उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि बहुत जल्दबाजी में इसे कैबिनेट से मंजूर करवाया गया। उसके बाद जब शोर उठा तो उन्होंने थोड़ा वक्त दे दिया और कहा कि अब हम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करेंगे। सवाल जो सब करने वाले हैं वो ये कर रहे हैं कि जब पहले से एक ऑर्डिनेंस मौजूद है हद तक इज़्ज़त 2002, कानून पहले भी मौजूद है, अमलदारी नहीं है, तो उसके होते हुए ये नया कानून लाने की क्या ज़रूरत है? देखिए आशा, एक कानून नहीं 3-4 कानून है। डेफेमेशन लॉ जो है वो भी है, फिर ये पिको बना दिया अब। इसके अलावा भी और भी बड़े क्रिमिनल प्रोविजंस हैं द CRPC, किसी की तौहीन करना या इस किस्म की चीज़ करना, तो उसके बावजूद एक नया कानून, और वो भी प्रोविंशियल लेवल पे लाने की कोशिश की जा रही है। ये ट्राई करें ना, ये इस किस्म का कानून अगर ये KP में लेके जाएंगे तो फेंक देंगे वहाँ, कभी भी नहीं मानेंगे वो। अच्छा। तो ये पंजाब में क्योंकि हुकूमत बड़ी कमज़ोर है तो इसलिए यहाँ से करवा लो। इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो फेक न्यूज़ आ रही है वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में आ रही है, और हमें पता कहाँ से आ रही है, किस किस्म के लोग वो कर रहे हैं। तो ज़ाहिर तकलीफ़ तो हो रही है, और ये जो जिस किस्म की फ़ेक न्यूज़ है बड़ी ख़तरनाक है और बहुत गलत है। तो गुस्सा तो है कि ये इसको रोकना चाहिए, और ख़ुसूसन ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा है। ठीक है। तो जायज़ तो बनती है बात कि इसको कैसे रोका जाए, मगर सवाल ये है कि क्या इस किस्म के कानून के साथ आप रोक सकते हैं कि नहीं, जबकि और भी इस किस्म के कानून हैं, तो अगर वो नहीं रोके तो ये कैसे रोकेगा? जी, अब इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व नहीं कर रहे। हाँ, इसमें तो आप फाइन करने सिर्फ, हाँ जी, और तो 3 मिलियन है बस। हाँ, तो बात ये है कि अगर वो जो कानून है, मैं आपको बता दूं, जो डेफेमेशन लॉ है, ये बिल्कुल इंडिया, पाकिस्तान, UK वगैरह में ये अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए हैं, थोड़ी सी तब्दीलियाँ हुई हैं उसके। अच्छा। तो वहाँ इंग्लैंड में तो ये अप्लाई करता है, आप खुद ही आप भी बता रही थी। मैं आपसे ये सवाल कर रही थी कि वो कानून जो वहाँ पर आप देखें, जुल्फी बुखारी साहब से रेहाम खान साहिबा ने माफ़ी मांगी, फिर इसाकडार साहब से एक निजी चैनल ने माफ़ी मांगी, बाकायदा नशर की, फिर एक और निजी चैनल ने रेहाम खान साहिबा से माफ़ी मांगी। ये मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं UK की, लेकिन पाकिस्तान में हमने ऐसे होते नहीं देखा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आयशा कि कानून के अंदर लिखा हुआ है कि सिविल कोर्ट में ये होगा और 6 माह के अंदर अंदर कंक्लूड होगा, मगर होता नहीं कंक्लूड। उसकी वजह यह है कि जो पार्टी कमज़ोर होती है ना, इन दोनों में से एक कमज़ोर होती है, या वो जो केस करती है या वो जिसके खिलाफ केस होता है, तो वो डिले करने की कोशिश करते हैं, और जज हजरात जो हैं वो डिले होने देते हैं, वो चलाते रहते हैं। मैंने इमरान खान साहब के ऊपर दावा किया था कि 35 पंचर का वो जनाब 2014 में हुआ था, और आज क्या है, आज 2024 है, ज़ाहिर है 10 साल इंसाफ नहीं मिला। मुझे नहीं मिला। मेरा वकील तो पहुंच जाता था, खान साहब को वकील ही नहीं आता था, जज साहब
एक जज आया चला गया, दूसरा आया चला गया, किसी में हिम्मत नहीं थी कि खान साहब को बुलाए या इसको आगे बढ़ाए। तो उसमें कोई प्रूफ ही नहीं था खान साहब के पास कि मैंने कुछ किया है। और फिर उसके बाद तो एक सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं था, तो मगर फिर भी वो केस अभी वहीं का वहीं है। अब मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ये अदालत की कमज़ोरी है, ये ना मेरी कमज़ोरी है ना खान साहब की। हम तो कोशिश करेंगे, अगर मेरे ख़िलाफ़ जा रही है बात तो मैं डिले करने की कोशिश करूँ, मैं अपने वकील को कहूँ डिले करो, ठीक है, और अगर उनके खिलाफ जा रही है तो वो कहेंगे डिले करो। तो मगर अदालत का तो काम है ना इंसाफ देना, और लिखा हुआ है कि 6 माह के अंदर अंदर आपने करना है, नहीं करते। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि अगर वहाँ नहीं करते तो यहाँ कैसे होगा। ये जो है ना जी, हमने जल्दी करना है, क्योंकि होगा वही, क्योंकि वकील भी उसी किस्म के होंगे, वकील भी वही काम करेंगे, डिले करेगा, कोई आएगा कोई जाएगा, कोई किसी का केस कमज़ोर होगा किसी का नहीं होगा। वकील कहेगा जी मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना है, मैं बिज़ी हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ, मेरा ये हो गया। तो अब एक तो ये है कि ये क्या रोल, ये कैसे ये मसला हल करेगा जो कि वो नहीं कर सके। अगर आप उसी को स्ट्रॉन्ग कर दें और कोई पेनल्टीज लगा दें जजेस के ऊपर कि आप 6 माह में इसको कंप्लीट करेंगे तो मसला हल हो जाता है। तो एक तो ये, दूसरी बात ये कि इसके अंदर मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये करना ही था, आप इन्होंने जब प्रेशर पड़ा है पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर तो उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन और यूनियन फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वगैरह लोगों को बुला के उनके साथ उन्होंने मज़ाकरात भी किए हैं। मगर जब मैं पूछता हूँ इनको कि भाई क्या मज़ाकरात हुए, वो कहते क्या मज़ाकरात है, उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी। हम उनसे यही पूछते हैं कि यार ज़रूर इसकी ज़रूरत क्या है, वो ये बताते नहीं, वो कहते हैं जी फेक न्यूज़ को रोकना है। अब भाई फेक न्यूज़ को तो रोकने के लिए और भी बहुत कुछ है, तो उसके ज़रिए क्यों नहीं करते, इसको लाने की क्या जरूरत है। FIA साइबर क्राइम पहले काम कर, साइबर क्राइम है, पीका है, ये है, डेफेमेशन लॉ है, और देयर ऑल पाकिस्तान लॉज। तो ये क्या है कि एक बंदा है वो सिंध में बैठ कर डेफेमेशन करता है, तो पंजाब में ये केस हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर यही इश्यूज चले जाएंगे हाई कोर्ट्स के अंदर, फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे, तो इस किस्म की जुरिस्डिक्शनल इश्यूज बन जाएंगे। ये क्या नॉनसेंस है ये। मगर ये प्रेशर पड़ा हुआ है पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर कि कुछ किया जाए। मैं समझता हूँ नहीं करना चाहिए। और अगर अब ये किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो मेरी एक दरख्वास्त होगी मरियम साहिबा से, क्योंकि जाहिर है कि ये उनके खाते में जाएगा और हम तो अपोज करेंगे इसको। अच्छा, ठीक है। और ये उनके खिलाफ बात, मीडिया तो पसंद नहीं करेगा इस बात को। अच्छा। मीडिया के खिलाफ बहुत कुछ इन्होंने हुकूमतें करने की कोशिश करती रही हैं और हम बड़े मुश्किल हालात के अंदर ऑपरेट करते हैं। मगर ये है कि मसला तो है, मसले को कैसे हल करना है। फेक न्यूज़ हमारे ऊपर फेक लोग सियासी जमातें लगा देती हैं, फैलाती हैं। तो दुखी तो वो भी है, हम भी हैं, सारे दुखी हैं। मगर ये रास्ता नहीं है। रास्ते जो हैं उनको आप पक्का करें, तकड़ा करें। और आखिर में अगर हमारी बात नहीं सुननी आपने तो फिर मेरी एक दरख्वास्त है, ये जो ट्राइब्यूनल बनने जा रही है इसके अंदर और कुछ तो सिविल सोसाइटी के भी 1-2 लोग डाल दें। अगर एक ट्राइब्यूनल है और एक जज बैठा हुआ है वहाँ और उसी ने सारे फैसले करने हैं तो 3 मेंबर ट्राइब्यूनल बना दें। उसके अंदर एक सिविल सोसाइटी का बंदा ले लें, एक ह्यूमन राइट्स का बंदा ले लें, या मीडिया का बंदा ले लें एक, और एक जज ले लें जो कि न्यूट्रल है और इस चीज़ को कर लें। कम से कम ये तो कर लें आप। अच्छा मशवरा है वैसे ये, जिससे इसको मज़ीद मौसर बनाया जा सकता है और वजह भी सामने आ जाएगी कि आप क्यों एक हटके कानून लाने की कोशिश करें जब पहले कवानीन मौजूद है। आगे बढ़ते हैं और वो बात अब है सोलराइजेशन की। इसके ऊपर बहुत से प्रोग्राम्स, बहुत से व्लॉग्स हुए हैं, बहुत से तबसरे किए जा रहे हैं कि कभी हुकूमत सोलराइजेशन या मुतबादिल तवानाई के ज़राए की हौसला अफजाई करती है और फिर एक वक्त आता है कि उस पर टैक्स लगाने की तैयारी कर दी जाती है। और अब कुछ नए ज़वाबित बनाने की, उनमें तरमीम करने की शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हिदायत की है, क्योंकि ये घाटे में जा रहा है मामला। क्या वजह बनी कि नेट मीटरिंग? मैं आपको बताऊं, मैं टाइम ज़्यादा नहीं है, मैं तो इस पर आधा घंटा बात कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन मगर मैं मुख्तसर बात करूँगा। 2015 में एक पॉलिसी आई, उसके 2 पहलू थे। पहला पहलू ये था कि सोलर को इनकरेज करना, इट इज़ एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड इट इज़ चीप। और ये जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये बड़े महंगी बिजली बुला रहे हैं, तो ये एक सही रास्ता है, सारी दुनिया में ये रास्ता अख्तियार किया जाए, हम भी ये करें। तो उस सिलसिले में सोलर पार्क्स भी बने, शहबाज शरीफ साहब ने इसको बड़ा प्रमोट भी किया। फिर ये पॉलिसी आई कि जी रूफटॉप सोलर ये भी आप खरीदें, ठीक, और लोगों ने फिर ये रूफटॉप के ऊपर लगाने शुरू कर दिए। फिर इन्होंने फैसला ये किया कि एक नेट मीटरिंग सिस्टम है, इसको करेंगे। नेट मीटर का क्या था कि अगर आप एक सोलर प्रोजेक्ट लगाते हैं अपने छत पे जी, तो आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो 100 यूनिट्स जो हैं वो उसी रेट पे ख़रीदे जाएंगे जिस रेट पे आपको बिजली बेची जाती है, ताकि आपका नुकसान फ़ायदा जो है उसी में ख़त्म हो जाए। और अगर कोई आपके पास उससे ज़्यादा यूनिट्स हैं
आप 100 बना रहे हैं और 80 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाकी 20 जो है वो गवर्नमेंट खरीद लेगी आपसे, मगर उसी रेट पे खरीदेगी जिस पे वो आगे बेचती है, ताकि आपका नुकसान हो। आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपने रिस्क लिए, आपको पता है कि बारिश होनी है नहीं होनी, कितनी बिजली बननी है नहीं बननी, ख़राब होना है कितने पैसे, इन्वेस्टमेंट आपकी है। तो शुरू में तो ये ठीक रहा, मगर 2018 में ये फिर नेट मीटरिंग सिस्टम आ गया और उसमें फिर उन्होंने क्या किया कि 2 टैरिफ्स बना दिए। अच्छा। कि आपसे जो बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक रेट हम लगाएंगे, वो आपसे ख़रीद लेंगे हम, वही बिजली फिर आपको वापस बेचेंगे एट ट्वाइस द रेट। अब सोचिए कि मेरा घर में 1 मीटर लगा हुआ है, मैं अपना नहीं, मैं वैसी बात कर रहा हूँ, जनरल बात, 1 मीटर लगा हुआ है। वो मीटर कहता है जी कि आपने 100 यूनिट्स आपने टोटल कंज्यूम किए, उसमें से 40 यूनिट्स जो थे वो आपके सोलर से आए थे। अच्छा। और 40 यूनिट्स वो आपडा ने दिए आपको, या लेस्को ने दिए। ठीक, वो कहते हैं जो लेस्को का रेट है वो है 19 रुपये। अच्छा। तो 40 यूनिट्स तो हमने आपको 19 रुपये पे बिल कर दिए। ठीक है। आपने जो 40 अपने बनाए हैं, हाँ, उसके ऊपर भी 9 रुपये लगाएंगे हम, कि 9 रुपये आपसे खरीदेंगे और 18 पे आपको वो वापस बेच देंगे बिलिंग के लिए। तो ये नेट मीटरिंग ना बना, ये नेट बिलिंग बन गया। हाँ। ये नेट मीटरिंग नहीं सिस्टम, ये बिलिंग बेस, नेट बिलिंग बेस सिस्टम। तो ये बड़ी ज्यादती है, एक ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। मगर दुनिया में क्या असूल है, जहाँ जहाँ ये हुआ उनको यही असूल है कि जितने आपने बनाए हैं वो आपके, उसके ऊपर कोई लेन देन नहीं है। उसके ऊपर आपने कोई आपने इस्तेमाल किए हैं जो कि नेशनल ग्रिड के हैं, तो उसके ऊपर जो नेशनल ग्रिड का रेट है वो लगेगा। ठीक है। तो यहाँ तो ये है कि वो आपसे जितने आपने बनाए हैं वो आपके बिल में डाल देते हैं, फिर आपको उसकी आधी पेमेंट कर देते हैं और बाकी आपके खाते में डाल देते हैं, कान को दूसरी तरह से पकड़ लेते हैं। ये ज्यादती है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब जो आर्ग्यूमेंट है वो ये दी जा रही है कि जी देखिए ना, ये तो अमीरों ने लगा लिए और गरीबों के लिए तो बड़ा हाई रेट लग रहा है, कैपेसिटी चार्जेस का भी वो सारा कुछ हो रहा है, तो फिर ये तो बड़ा अमीरों के लिए फ़ायदा हो गया और गरीबों के ऊपर डज लग गई है, बिकॉज ये अमीर अपनी बिजली बना रहे हैं और जो हमारे पास एक्स्ट्रा बिजली है वो फिर हमें गरीबों पे देनी पड़ती है और वो फिर ये हो जाता है, ज़्यादा रेट्स हो जाते हैं। इसका जो जवाब है वो ये है कि यार, एक साहब है उन्होंने कहा कि ये कोई जवाब नहीं है। आपने जो दूसरे जो बिजली खरीद रहे हैं आईपीपी से, मसला आपका वहाँ है, उसको जाके वहाँ हल करें आप। तो साढ़े खाते क्यों बात, तो मुआहदे लिख के दिए, मुआहदे लिख के दिए और आप अरबपति बना दिए आपने आईपीपी वाले, तो ये खत्म नहीं हो सकते। तो मतलब है वहाँ ये जी अग्रीमेंट हुई है जी, ये हुआ है वो हुआ है, तो अब छोड़े वहाँ की बात। अगर जो भी है तो ये बोझ उन पे नहीं आना चाहिए जिन्होंने अपने पैसे लगा के इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि आपकी एक पॉलिसी थी। दूसरी बात ये कि ये कोई सोशलिज्म की आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये तो ऐसी आर्ग्यूमेंट है कि जी देखिए अमीर लोग लगा रहे हैं और उनको फ़ायदा हो रहा है, तो फिर ऐसे है कि आप बड़ी गाड़ियां जो है ना इस मुल्क में चलती, सड़कें तो गवर्नमेंट बनाती है ना, सारी ज़्यादातर तो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है ना, बेचारे मोटरसाइकिल वाले पेट्रोल का वही रेट देते हैं जो गाड़ी वाले देते हैं, तो फिर गाड़ियां बैन कर दें या गाड़ियों को कहें कि आप मोटरसाइकिल के लिए ये रेट है और आपके लिए ये रेट पेट्रोल का, ठीक है। तो ये अगर ये आर्ग्यूमेंट आपने करनी है तो 1000 किस्म की जगह हैं जहाँ अमीरों का फ़ायदा और गरीबों का नुकसान है। तो ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि जी ये तो जी अमीरों गरीब, अमीर जो है वो सस्ता उसको बिजली मिल रही, अरे भाई वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कल को आप कहेंगे आपने घर क्यों बनाया, वो कहेगा मैंने अपने टैक्स पे करके पैसे बनाए, वो नहीं, ये तो अमीरों का कार्य है, ऐसे ज़्यादा टैक्स लगाओ, वो छोटे घर पे कम लगाओ, बड़े पे ज़्यादा लगाओ। तो मतलब ये दिस इज़ नॉट राइट, ऐसे नहीं होता दुनिया में। यूनिफॉर्म पॉलिसीज, यूनिफॉर्म पॉलिसी यानी एक मिसाल है। नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि ये ब्यूरोक्रेट्स की बातों में मत आए। ये सिर्फ केस जो है कि टोटल इस वक्त सोलर एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो 450 मेगावाट्स हो रही है, सारा प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अच्छा। ये कायदे आजम प्लांट है, सोलर प्लांट्स हैं, लोगों ने बना लिए हैं 50-50 मेगावाट्स के, 100 मेगावाट्स। और ये जो घर वाले हैं इनका टोटल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 80 मेगावाट है। अच्छा। 350-400 बाकी कंपनीज बना रही हैं, उनके लिए बेहतर रेट्स हैं जी। तो घर वालों के लिए जो है ना उनके ऊपर डज लगाने लगे, वहाँ उनको फिर भी अभी सहूलतें दी जा रही हैं। अच्छा। किसी को ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं उनके जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मगर घर वाले जो प्रोड्यूस करते हैं उनको कम पैसे दिए जा रहे हैं। तो अर्ज ये है कि ये सिर्फ 80 मेगावाट के ऊपर ये सारा ड्रामा हो रहा है, उसमें से सिर्फ 20 मेगावाट ऐसे हैं जो कि घर वाले इस्तेमाल नहीं करते, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ ये मार्जिनल केस है, ऐसे ना करें। ये रेट दुनिया का जो असूल है उसको रहने दें, जितनी प्रोड्यूस बंदा करता है वो उसका हक है, वो उसको खा वो एक्सपोर्ट करे किसी को। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर के साथ एक झुग्गी है, मेरे पास 100 मीटर 100 मेगावाट्स है, ये सॉरी 100 किलोवाट्स है,
मैं उसमें से 80 इस्तेमाल करता हूँ, 20 मेरे पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, मेरे से ना लें गवर्नमेंट, अगर मुझे इजाज़त दे मैं गरीबों को दे दूँ। ठीक है, मगर नहीं, वो लेना हमने और आपको चार्ज करना। हाँ, ऑप्शंस अगर एक नियति हो। इस किस्म की गंदी ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसीज, ब्यूरोक्रेट्स का काम होता है कि अपने प्रिटेंड करना हमने बड़ी को तीर मारा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको चाहिए अवाम दोस्त पॉलिसीज हाँ चाहिए कि इसको बिल्कुल ना चेंज करें। और अगर करना है और कोई चारा नहीं है तो जो चीज़ हो चुकी है उनको ना पिनलाइज करें, आगे नई पॉलिसी बना दें कि अब जो लगाएगा उसको पता होना चाहिए कि ये नेट मीटरिंग रेट होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, आप देख लें, आपका वारे में आता है आप लगा लें, नहीं वारे में आता ना लगाएं। और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उनको तो पिनलाइज आप मत करें, पॉलिसी चलते चलते तो ना चेंज करें, लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की। बिल्कुल, देखिए ना, ये एक मिसाल है। हमेशा मैं यही कहता हूँ कि पॉलिसी कंटिन्यूटी बड़ी बहुत जरूरी है, यही मेरा नुक्ता था। प्रोग्राम एंड करते हैं, पॉलिसी का तसल्सल न होने की वजह से कैसी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं कि उसकी वजह से कुछ अरसे के बाद मसाइल उभर कर सामने आते हैं जिनको हुकूमत फिर हल करने में माजूरी शो करती है। आप अगर कोई सवाल पूछना चाहें सेठी साहब से, आपके सामने है नंबर। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें। थैंक यू।